अपने चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकलेंगे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन से, है ना। ये खिचड़ी बनी रहती है हमेशा कि इन ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। तो बिल्कुल आज के बाद इसको क्लियर रखेंगे कि ब्रीडिंग होती है दो टाइप की, एक इन एक आउट, है ना। समझ गए ना बात मेरी, इन आउट इन आउट, ठीक है। अब इन ब्रीडिंग क्या होती है, जब ब्रीडिंग कराई जाए ना, दो इंडिविजुअल्स के बीच ब्रीडिंग कराई जा रही है और उनकी ब्रीड भी सेम है और उनके एंसेस्टर भी सेम है, वो होगी इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या है, फिर फर्दर तीन टाइप की है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, ब्रीड सेम होती है बट एंसेस्ट्री डिफरेंट होती है। क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड भी डिफरेंट और एंसेस्टर भी डिफरेंट होते हैं। और इंटर स्पेसिफिक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में, तो इसमें तो स्पीशी ही डिफरेंट हो जाएगी। पैटर्न समझ रहे हो पूरा याद करने का, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, सेम ब्रीड बट यहाँ एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट हो गए। यहाँ पे ब्रीड भी डिफरेंट, एंसेस्टर भी डिफरेंट, और ये तो इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशी ही अलग हो गई। सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो इन ब्रीडिंग से क्या होगा, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। देखो इन ब्रीडिंग यहां से पता लग रहा है कि बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। एक तरीके से बोल लो कि भाई बहन की शादी कराई जा रही है। अब भाई बहन की शादी से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, है ना, कि परिवार में वही जीन आगे कैरी होंगे, है ना। फिर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन बढ़ती जाएगी, है ना। और ये ज्यादा अगर कंटिन्यू इसको करा दे तो होमोजाइगोसिटी से क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है, जिससे फर्टिलिटी भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होने लग जाएगी ना, जेनेटिक डिजीज उसमें आने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक आपको याद रखना है, हिसारडेल के बारे में याद रखना है। हिसारडेल क्या है, एक ब्रीड ऑफ शीप है जो कहां, पंजाब में डेवलप की गई है। कैसे, क्रॉस ब्रीड है ये, क्रॉस ब्रीड है, किससे डेवलप की गई है, बीकानेरी ईव एंड मरीनो रेम से, ठीक है। बीकानेरी ईव्स और मरीनो रेम क्या है, ब्रीड ऑफ शीप है। शीप याद रखना है, हिसारडेल क्या है, शीप है, कहां, पंजाब में डेवलप की गई है, बीकानेरी ईव मरीनो रेम। तीन क्वेश्चन है, शीप का पहला क्वेश्चन, दूसरा पंजाब का, तीसरा किसके बीच में डेवलप की गई है, किसकी क्रॉस ब्रीड है, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का पूरा मैंने निचोड़ निकाला है जो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी हम ब्रीडिंग कराएं, अगर हमें प्योर लाइन, बेस्ट फॉर प्योर लाइन्स अगर हमें चाहिए तो कौन सी ब्रीडिंग कराएं, इन ब्रीडिंग कराएंगे प्योर लाइंस के लिए, है ना, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन बढ़ाती है, तो बिल्कुल प्योर लाइन मिलेगी हमें, ठीक है। बेस्ट फॉर लो प्रोडक्टिविटी की, लो प्रोडक्टिविटी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सी कराएं, आउट क्रॉसिंग। बेस्ट फॉर डिजायरेबल क्वालिटीज, क्रॉस ब्रीडिंग डिजायरेबल क्वालिटीज के लिए, ये याद रखना आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग, देखो नाम में यार है कंट्रोल ब्रीडिंग, मतलब हमने ब्रीडिंग को अपने कंट्रोल के अंदर, है ना, अपने कंट्रोल के अंदर, कि जो हम चाहते हैं हम वही करेंगे, है ना। और इसका क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये किया जाता है ना। इसका क्या है, सिंपल सी बात है, इसे एक तो देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो जंगल है बहुत बड़ा, वहां पे रैंडम मेटिंग होती है, रैंडम मेटिंग। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि मैं मान लो बेस्ट मेल पकड़ के लाया और बेस्ट फीमेल पकड़ के लाया, है ना, और उन दोनों के बीच में मैंने ब्रीडिंग कराई। क्यों कराई, क्योंकि उनकी प्रोजेनी जो है वो सुपीरियर आ सके, है ना। एक तरीके से मैंने अपने कंट्रोल में की है सारी चीजें, ठीक है। सिंपल सी बात है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया, है ना। जो बेस्ट अपना मेल था उससे सीमन लिया, उसको बेस्ट फीमेल में क्या कर दिया, एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट करते हैं MOET यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो इसका भी फंडा यही है, अगर कोई सुपीरियर काउ है तो क्यों ना हम उसके सुपीरियर बच्चे लें, ठीक है। फंडा क्या है कि अगर कोई सुपीरियर काउ है तो हमें उसके सुपीरियर बच्चे चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई सही बात है, सुपीरियर काउ की क्या करा देते हैं, ब्रीडिंग करा देते हैं और उसका जो बच्चा होगा उसको आगे हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, एक सुपीरियर काउ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है ना। जो नॉर्मल प्रोसेस है प्रेगनेंसी की, है ना, एक माँ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। तो क्या है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि एक बार में ज्यादा, एक से ज्यादा बच्चों को जन्म दे, क्योंकि सुपीरियर है तो कुछ तो फायदा उठाएं, है ना। तो ऐसा कुछ करते हैं जहां ये एक 1 एग बना रही थी, 1 ओवम बना रही थी, इससे हम 6 to 8 एग्स इससे प्रोड्यूस करवाएंगे। अब उस 6 to 8 एग्स को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक तरीके से अलग अलग वो फर्टिलाइज करवा देंगे उनको, है ना। और फर्टिलाइज भी किससे कराएंगे, सुपीरियर बुल से, है ना। हमने सुपीरियर काउ ली और बुल भी सुपीरियर लिया,
ठीक है। अब ये फर्टिलाइज, अब देखो 6 से 8 बच्चों को तो ये अपने पेट में रख नहीं सकती सुपीरियर काऊ, है ना, 6 से 8 बच्चों को तो एक बार में जन्म नहीं दे सकती। तो इन जो 6 से 8 ये फर्टिलाइज एग हैं, इनको हम सरोगेट मदर, सरोगेट मदर समझ रहे हो आप, जिनको सिर्फ प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है, अपने अंदर वो बच्चा पालना है ना। जन्म किसने दिया है? इसने दिया है, सुपीरियर काऊ ने और सुपीरियर बुल ने दिया है ना। सरोगेसी मेरे ख्याल से आजकल सब समझते हैं, सब समझते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा एक्टर है और उसकी वाइफ है, तो स्पर्म होगा बड़े एक्टर का और ओवम होगा उसकी वाइफ का, बट जो बच्चा होगा वो किसी और के, कोई भी मान लो होते हैं आजकल तो अवेलेबल, तो उनके, है ना। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे चलती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 6 to 8 एग्स इससे प्रोड्यूस कैसे करवाए, तो FSH जैसे हार्मोन, FSH की एक्टिविटी जैसे हार्मोन इसको इंट्रोड्यूस किए गए कि ये ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सके। सिंपल सी बात है, बिल्कुल मेरे ख्याल से देसी भाषा में सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बी कीपिंग की, है ना, अपना मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एपीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है। देखो एपी वर्ड जहां आ जाए मतलब मधुमक्खी के लिए यूज हो रहा है, कल्चर मतलब उनको पाला जाता है, मधुमक्खी पालन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन स्पीशी ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक एपिकल्चर, एक एपिस इंडिका, जो मोस्ट कॉमन स्पीशी है, ठीक है। और बी वैक्स, बी वैक्स किसके लिए यूज होता है? कॉस्मेटिक्स में, पॉलिशीज में, इसमें यूज होता है। सिंपल सी लाइन है, थ्योरेटिकल इसमें कुछ ऐसा खास बनेगा नहीं, ठीक है। एक ये डिफरेंस याद रखना, इसमें हम कंफ्यूज रह जाते हैं। देखो एक्वा कल्चर क्या होता है? एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स को सबको इंक्लूड किया जाता है, और पिसी कल्चर में क्या है? ओनली फिशेस को। सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। जहां पे एक्वा मतलब क्या होता है? पानी, एक्वा मतलब होता है पानी, तो ना तो प्लांट की बात स्पेसिफिक की गई ना एनिमल की, तो एक्वा में तो भाई पानी में रहने वाली सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो ना। और पाइसिस क्या होता है? ये पाइसिस वर्ड ही फिशिस के लिए यूज होता है, तो ये पिसी कल्चर में आ जाएंगी, अपनी फिशिस आ जाएंगी, ठीक है। अब खाने वाली फिश फॉर फूड एनसीईआरटी में दी गई है कि ये ऐसी मछलियां हैं जो खाने के लिए मोस्टली अपनी यूज होती हैं, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंशिएट की गई है कि फ्रेश वाटर की कौन सी है, ये वाली, मरीन वाटर की ये वाली। फ्रेश वाटर की है कैटला, कॉमन कार्प, रोहू। मरीन वाटर की है हिल्सा, सार्डाइंस, पोम्फ्रेट, मैकेल्स। नेक्स्ट है अपना ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? देखो ग्रीन मतलब हरित, हरा हरा ना, हरित, और रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, तो ये है अपनी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। हिंदी में थोड़ा मजा आता है वर्ड्स में, है ना। अब नाम से ही पता लग रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन ग्रीन सब फैल गया था। क्या फैल गया था? अपने खेती की बात होगी, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो क्या हुआ था 1960s में, है ना, 1960 के दशक में क्या हुआ था? ब्रीडिंग टेक्निक, है ना, नई नई दुनिया में डेवलप हो रही थी, तो ब्रीडिंग टेक्निक्स की हेल्प से जो अपनी व्हीट है, राइस है, इनकी ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली गई कि जो प्रोडक्शन होती थी ना, मान लो 10 किलो की प्रोडक्शन होती थी, तो इन टेक्निक की हेल्प से एकदम से क्या हुआ, 10 किलो से 80 किलो तक प्रोडक्शन पहुंच गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, है ना, तो एकदम लोगों को लगा कि यार ये क्या हो गया, एकदम ही इतना इंक्रीज, तो उसको नाम दे दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, कि भाई एकदम से इतना इंक्रीज हो गया उसी को, है ना। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? सबको पता ही होगा, नॉर्मन बोरलॉग। नहीं पता फिर ये आगे आ भी जाएगा ये नाम, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी पर्टिकुलर फसल पे बात की गई है एनसीईआरटी में, जैसे वीट पे, राइस पे, शुगर केन पे, उस पे हम बात कर लेते हैं। देखो वीट के बारे में लिखा गया है तो कि 1960 से लेके 2000 तक वीट की प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आ गया था? 11 मिलियन टन से कितना? 75। अब देख लो लगभग 7 टाइम्स इंक्रीज आ गया 40 सालों में, ठीक है। और नॉर्मन ई बोरलॉग, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? देखो मैक्सिको में, यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे, कई क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है पूछा जाना, ये डाटा वाला थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे याद रख लेना, लगभग 7 गुना, ठीक है। और यहाँ क्या, नॉर्मन बोरलॉग ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, ये कहाँ पे है? मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था उन्होंने? व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया था। अब यहाँ क्वेश्चन कितने बने कि मैक्सिको में क्या है? देखो ये अपना व्हीट वाला और मेज वाला कहाँ पे है? मैक्सिको में। पूरी फुल फॉर्म इसकी याद रखनी पड़ेगी आपको, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग ने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को क्या किया था? डेवलप किया था,
ठीक है। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा व्हीट में से क्वेश्चन, वो होगा अपना सोनालिका एंड कल्याण सोना। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये अपनी इंडियन वैरायटी है। इंडियन वैरायटी है, कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1963 में। नाम क्या है? सोनालिका कल्याण सोना। देखो ये नाम कहाँ से आया? सोनालिका मतलब सोना, और गेहूं को तो बोलते हैं ना सोना सोना, तो कल्याण सोना भी वो सोना सोना गेहूं, है ना, इस तरीके से रिलेट किया गया है ना। ठीक है। अब वीट के बाद बारी आती है राइस की। देखो जैसे ये वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज बताया है कि इतने से इतना हो गया था, वैसे राइस का बताया है 35 से 89.5 मिलियन टन तक बढ़ गया था 1960 से 2000 तक। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक मैं बताता हूँ। देखो पहली फुल फॉर्म आपके याद रखनी है IRRI, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? फिलीपींस में है। याद रखना ये वीट वाला, वीट एंड मेज वाला कहाँ पे था? मैक्सिको में था, मैक्सिको में। और राइस वाला कहाँ पे है? फिलीपींस में है। IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है। अब ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी हैं जो डेवलप की गई, जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई थी। जैसे IR8 कहाँ पे डेवलप की गई? यहीं पे, ये फिलीपींस में जो IRR है ये यहीं पे डेवलप की गई। एक ताइचुंग नेटिव वन है, वो कहाँ पे? नाम से ही पता लग रहा है, ताइचुंग यानी ताइवान में वो डेवलप की गई। और इंडियन वैरायटीज की बात करें, जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना। ठीक है। अब याद करो मेरी बात, व्हीट में कौन सी थी? सोनालिका एंड कल्याण सोना। ऐसे याद रखना कि व्हीट वाली वैरायटी में सोना वर्ड आ रहा है, सोना इसमें भी आ रहा है, सोना इसमें भी आ रहा है। और राइस वाली जया एंड रत्ना। ठीक है। तो ये राइस की भी अपनी बात हो गई। अब नेक्स्ट बात अपने को करनी पड़ेगी, पूरे चैप्टर का टाइटल ही टेढ़ा हो गया। तो नेक्स्ट बात अपने को करनी पड़ेगी किसकी? शुगर केन के बारे में। अब देखो शुगर केन का सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखो शुगर केन की दो वैरायटी है, एक सैक्चरम बारबेरी, एक सैक्चरम ऑफिसिनेरम। ठीक है। अब बारबेरी जो थी वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है, और ऑफिसिनेरम कहाँ पे? साउथ इंडिया में ग्रो करती है। ठीक है। अब इसको भी आप भूल जाओगे कि कौन सी नॉर्थ में थी, कौन सी साउथ में थी। देखो सिंपल सी बात है, जो अपना IT हब है ना, IT जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज के जो ऑफिस हैं वो मेनली साउथ इंडिया में है ना। हैदराबाद अपना IT सिटी भी बोलते हैं उसको। तो जहाँ पे ज़्यादा ऑफिस हैं, ऑफिसिनेरम मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऑफिस हैं, वो अपना साउथ इंडिया। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी? जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी थी ना, ये थोड़ी बैड क्वालिटी की थी, और साउथ इंडिया वाली गुड क्वालिटी की थी। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये गुड क्वालिटी की थी तो इसको लाके यहाँ पे उगा लेते हैं नॉर्थ इंडिया में, बट ऐसा नहीं हो सकता था। मतलब ये इसको कुछ ऐसा टेम्परेचर या एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए कि ये वाली नॉर्थ इंडिया में नहीं उग सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। क्या किया? इन दोनों के बीच क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया, यानी इनकी क्रॉस ब्रीड बना दी। इन दोनों के बीच क्रॉस ब्रीड बना दी, तो रिजल्ट में जो अच्छी अपने को क्वालिटी मिली, उसको फिर नॉर्थ इंडिया में उगाया जा सकता ना। नॉर्थ इंडिया की जो बैड क्वालिटी की प्रॉब्लम थी वो भी इससे हमने सॉल्व कर ली। ठीक है। बातें इतनी समझ में आती हैं सिंपल साधारण शब्दों में हिंदी में। ठीक है। अब ये कुछ मैंने NCERT से ही निकाल के रखा है कि एक जैसी चीजें हैं उनको एक जगह पे रख दिया है। जैसे आयरन फोर्टिफाइड राइस है ना। देखो आयरन से पता लग रहा है कि आयरन ज्यादा है किसमें? राइस में। कितना? 5 टाइम्स मोर आयरन। मतलब ये ऐसा राइस डेवलप किया गया जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो। कितने टाइम? 5 गुना ज्यादा थी इसमें। हाइब्रिड मेज जो 2000 में 2000 में डेवलप किया गया था, इसमें क्या है? लाइसीन और ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। ठीक है। याद रखेंगे मेज में क्या था? लाइसीन ट्रिप्टोफैन ज्यादा था। एटलस 66 एक व्हीट की वैरायटी है। देखो राइस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नाम में ही आ रहा है आयरन फोर्टिफाइड राइस। हाइब्रिड मेज नाम में ही आ गया। एटलस 66 आपको याद रखना है व्हीट की वैरायटी थी। एटलस 66 को राइस मत कर देना, व्हीट की वैरायटी है, और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। ठीक है, इस व्हीट में। नेक्स्ट है मूंग बींग में। देखो M4, इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। M4 मूंग, M4 म्यूटेशन, M4 मूंग, M4 म्यूटेशन। NCERT में लिखा गया है कि मूंग बीन में म्यूटेशन की हेल्प से रेजिस्टेंट डेवलप कर दी थी। किसके खिलाफ? येलो मोजेक वायरस पाउडरी मिल्ड्यू, है ना। म्यूटेशन की हेल्प से मूंग बीन में हमने क्या कर दी? रेजिस्टेंस डेवलप कर दी। किसके खिलाफ? येलो मोजेक वायरस पाउडरी मिल्ड्यू। NCERT की इस टेबल को याद करने की ट्रिक। देखो NCERT की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं। कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं।
तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हीट। देखो व्हीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया व्हीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो व्हीट की वैरायटी हो गई, और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हेलबंट और रेस्ट से आई रस्ट, सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है। पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिंपल है। जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका, और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम, और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट, ठीक है। ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई, और ये डिजीज हो गई, सिंपल है। अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल, ठीक है। कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभरा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभरा। सुभरा कहां से याद आएगी, एस से, एस फोर था स्नोबॉल और एस फोर आ जाएगा सुभरा। अब इसकी डिजीज, देखो आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से, तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी देखी होंगी, ठीक है। गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी होती है वो होता है ब्लैक रोट, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काउ से, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काउ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं, सिंपल है। काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं, तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो काओ के मिल्क में आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आती है कि काओ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब काओ का जो मिल्क होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। काओ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो काओ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटी बैक्टीरियल होता है। तो काओ से हमें याद आया काउपी, कोमल से आया पूसा कोमल, और एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। अब लास्ट है चिली। देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली, मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा सदाबहार, सदा चिल करो। अब देखो इसकी डिजीज देखो, इसके नाम से ही हो जाएगी। चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है, तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली। अब देखो ये वाली टेबल कैसे याद रखें, सिंपल सी बात है, करना क्या है, पीतल का बर्तन है। देखो ब्रास का मतलब क्या होता है, ब्रास का मतलब होता है पीतल, ठीक है। तो पीतल के बर्तन में, और पीतल का बर्तन भी कैसा है, फ्लैट है बिल्कुल। तो पीतल के फ्लैट बर्तन में भिंडी की सब्जी बनानी है। देखो ब्रास मतलब पीतल, फ्लैट मतलब फ्लैट बर्तन में ओकरा भिंडी, भिंडी मतलब भिंडी की सब्जी बनानी है। किसको बनानी है, गौरव को बनानी है ना, ऐसी चल रही है ट्रिक, ऐसे चल रही है ट्रिक, ठीक है। गौरव को बनानी है, और गौरव अपने 2-3 दोस्तों के साथ, और क्या है, सावनी किसी लड़की का नाम है, अब वो क्या लगती है उसकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो गौरव अपने 2-3 दोस्तों के साथ और सावनी के साथ खाएगा, है ना। अब 2-3 यहाँ पे आ गया तो 4 यहाँ पे आएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं कि पीतल के फ्लैट बर्तन में भिंडी की सब्जी गौरव अपने 2-3 दोस्तों के साथ और सावनी के साथ खाएगा। अब 2-3 यहाँ पे आ गया तो 4 यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा लेना। और इनको याद करने का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे आगे आता है, ABCDEFG, है ना। तो ए सबसे आगे है तो ए वाला सबसे ऊपर है ना। इन तीनों में सबसे ऊपर क्या है, ए वाला एफिड्स है, ठीक है। और देखो ओ फॉर ओकरा, ओ फॉर ओकरा मतलब क्या है, ओ की डोमिनेंस आ रही है, ओकरा वाले में ओ की डोमिनेंस है ना। ओ ये आ गया अपना, ओ आ गया, ओ आ गया, और यहाँ पे भी बोरर में भी ओ आ रहा है, थोड़ा ऐसे याद रख लेना, शूट बोरर।
और शूट, और ये फ्रूट बोरर, और ये बीच में थोड़ा आपको थोड़ा ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपना है बायो फोर्टिफिकेशन। ये कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल वही है कि जो अपने खेत हैं, फसलें हैं, उनमें क्या है विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन बढ़ा दिए जाएं, उनको ज़्यादा अच्छा कर दिया जाए, हेल्दी कर दिया जाए, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। देखो सिंगल सेल प्रोटीन का सिंपल सा फंडा है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। और ये सिंगल सेल वर्ड कहाँ से आया है? देखो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सिंगल सेल्ड, है ना, उनको क्या है वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि स्पाइरुलिना, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें दे सकते हैं, तो उनका यूज़ कर लिया जाता है कि भाई प्रोटीन सोर्स की तरह उनका यूज़ कर लेते हैं। स्पाइरुलिना याद रख लेना है। और एक एनसीईआरटी में लिखा है कि मिथाइलो, ये बैक्टीरिया है अपना क्या, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ये क्या है 25 टन तक प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर। जितनी भी एनसीईआरटी में उसकी टर्म्स दी हुई हैं उनकी कंफ्यूजन से निकलेंगे, ठीक है। देखो ये है एक प्लांट, ये है एक प्लांट। अब मैंने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट लिया और इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को मैंने लैब में न्यूट्रिएंट सब जो इसको खाना पीना चाहिए वो देके इससे मैंने एक नया प्लांट तैयार कर दिया, ठीक है, नया प्लांट तैयार कर दिया। तो देखो जो ये मैंने पार्ट तोड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट की जो कैपेसिटी है, इस एक्स प्लांट की जो पोटेंसी है नया प्लांट जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब हम इस एक्स प्लांट से लैब में हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का यूज करके जो हमने इसे एक्स प्लांट अलग किया, इसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो हमने ये प्लांट से ये एक्स प्लांट अलग किया था और इससे हम जो नए प्लांट बनाएंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, है ना, इसी से तो बनाए हैं। तो इस रीजन से इनको क्या बोल देते हैं हम, सोमा क्लोन्स। तो ये सारी टर्म्स क्लियर हैं बिल्कुल। अब अगर लास्ट में एक बात करें, देखो अगर हम दो प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, जैसे पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो हमने पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स किया तो नया ही प्लांट बन गया जिसका नाम है पोमैटो। अब पोमैटो अपने काम का नहीं बना था, बन तो गया था पर अपने काम का नहीं था, क्योंकि इसमें डिजायरेबल क्वालिटी जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी।